नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं सबके। एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका अपना हर्ष और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। आज का टॉपिक ना भाई साहब ऐसा है जो स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी तक हर जगह पीछा करता है। भारत के प्रमुख युद्ध, और सिर्फ रट्टा मारने वाला सीन नहीं है। अपना अपन समझेंगे पूरी कहानी, ऐसा कि दिमाग में छप जाए, क्योंकि यार ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये वो मोड़ हैं जिनसे हमारे देश का आज का नक्शा बना है। तो भाई लोगों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन ऐतिहासिक युद्धों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। कौन लड़ा, क्यों लड़ा, क्या नतीजा निकला, और सबसे जरूरी बात, उसका हमारे इतिहास पर क्या असर पड़ा। पानीपत की लड़ाइयों से लेकर प्लासी बक्सर और आजादी के बाद के भारत पाक युद्धों तक सब कवर करेंगे एकदम डिटेल में। मकसद ये है कि आपको ये युद्ध सिर्फ याद ना हो, बल्कि इनकी अहमियत भी समझ में आए। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं हम। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर युद्ध की अपनी कहानी है, अपना महत्व है, और क्या पता कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम में टपक पड़े। और अगर वीडियो देखकर लगे कि हाँ भाई कुछ काम की चीज बताई है, तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहा हो सबके साथ शेयर जरूर करना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सुना है ना। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ये ऐतिहासिक एपिसोड। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1526 से। जगह थी पानीपत, हरियाणा में। अब सोचो जरा, एक तरफ था बाबर, जो फरगाना से चलकर आया था, अपने साथ लाया था तोपें और बारूद, जो उस टाइम इंडिया में नई चीज थी। और दूसरी तरफ थे दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनकी सेना तो बहुत बड़ी थी, हाथी घोड़े सब थे, लेकिन लड़ाई का तरीका वही पुराना। बाबर के पास भले ही सैनिक कम थे, पर उसके इरादे बड़े पक्के थे और लड़ाई की तकनीक एकदम मॉडर्न। उसने अपनी सेना को ऐसे जमाया जिसे तुलुगमा पद्धति कहते हैं, और तोपों का ऐसा इस्तेमाल किया कि लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। ये युद्ध सिर्फ दो बादशाहों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग युद्ध शैलियों की टक्कर थी। और नतीजा आप जानते ही हैं। इस लड़ाई का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि भारत में लोदी वंश का खात्मा हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर जीत गया और उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये वो पॉइंट था जहां से हिंदुस्तान का इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। सोचो, अगर ये लड़ाई बाबर हार जाता तो शायद मुगल काल होता ही नहीं। ताजमहल, लाल किला, ये सब शायद किसी और रूप में होते या होते ही नहीं। पानीपत की पहली लड़ाई ने हिंदुस्तान के आने वाले कई 100 सालों की तकदीर लिख दी थी। इब्राहिम लोदी की हार सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं थी, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत के पतन का भी प्रतीक थी, जो काफी वक्त से अंदरूनी कलह और कमजोरी से जूझ रही थी। बाबर की जीत के पीछे उसकी तोपें और कुशल सेनापति तो थे ही, साथ में उसकी हिम्मत और दूरदर्शिता भी थी। उसने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का भी फायदा उठाया। ये युद्ध इस बात का भी सबूत है कि सिर्फ संख्या बल से जंग नहीं जीती जाती, बल्कि सही रणनीति, नए हथियार और मजबूत नेतृत्व भी उतना ही जरूरी होता है। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया और एक नए युग यानी मुगल युग का आगाज किया। तो याद रखना, 1526 पानीपत का पहला युद्ध, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, और नतीजा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। अब चलते हैं थोड़ा आगे। साल था 1556 और जगह फिर वही पानीपत। इस बार मैदान में थे मुगल, लेकिन अब बाबर नहीं बल्कि उसका पोता अकबर, जो उस समय सिर्फ 13-14 साल का था। तो असल में मुगल सेना की कमान संभाल रहे थे बैरम खान, अकबर के संरक्षक। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं। हेमू भाई साहब बड़े कमाल के आदमी थे। पहले वो आदिल शाह सूअर के मंत्री थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई से ठीक पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा भी कर लिया था और खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। सोचो, मुगलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती। हेमू की सेना भी काफी तगड़ी थी और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मुगलों के हाथ से बाजी निकल जाएगी। हेमू खुद हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और एक के बाद एक मुगल टुकड़ियों को पीछे धकेल रहे थे। माहौल एकदम टेंशन वाला था। बैरम खान भी परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है। लड़ाई के एक अहम मोड़ पर जब लग रहा था कि हेमू की जीत पक्की है, तभी एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। बस यही था टर्निंग पॉइंट। हेमू घायल होकर हाथी से गिर पड़े और उनके गिरते ही उनकी सेना में भगदड़ मच गई। सेनापति के बिना सेना कैसे लड़ती? इस लड़ाई में हेमू की हार और मौत के साथ ही अकबर का शासन भारत में मजबूती से स्थापित हो गया।
अगर हेमू ये जंग जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, शायद सूअर वंश का राज फिर से कायम हो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने अकबर के लंबे और प्रभावशाली शासनकाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने भारत की कला, संस्कृति और प्रशासन पर गहरी छाप छोड़ी। ये लड़ाई दिखाती है कि युद्ध में एक छोटी सी घटना भी कैसे पूरे नतीजे को पलट सकती है। हेमू की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता बेमिसाल थी, लेकिन आखिर में जीत मुगलों की हुई और अकबर का सितारा बुलंद हो गया। और अब दोस्तों, पानीपत की तीसरी और आखिरी बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई 14 जनवरी 1761 को। यह लड़ाई थी मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। भाई साहब, ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और मराठे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। उनका साम्राज्य अटक से कटक तक फैलने का सपना देख रहा था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली बार बार हिंदुस्तान पर हमले कर रहा था, लूटपाट मचा रहा था। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों महाशक्तियों का टकराना तो तय था और वो टक्कर हुई पानीपत के मैदान में। मराठा सेना की कमान सदाशिवराव भाऊ के हाथ में थी और उनके साथ थे विश्वासराव, पेशवा के बेटे। मराठों की सेना बहुत बड़ी थी। उनके साथ इब्राहिम खान गार्दी की तोपखाना भी था, जो उस समय काफी आधुनिक माना जाता था। लेकिन अब्दाली भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी सेना भी अनुभवी थी और उसके पास मराठों से बेहतर घुड़सवार दस्ते थे। लड़ाई कई दिनों तक चली और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। मराठों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ गलतियों, खाने पीने की कमी और अब्दाली की बेहतर रणनीति के कारण आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली हार थी। इस युद्ध में मराठों की इतनी भारी हार हुई कि कहते हैं महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसका कोई सदस्य इस युद्ध में शहीद न हुआ हो। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और कई बड़े मराठा सरदार इस लड़ाई में मारे गए। इस हार ने मराठा साम्राज्य को इतना बड़ा झटका दिया कि वो कई सालों तक इससे उबर नहीं पाए। इसका सीधा फायदा उठाया अंग्रेजों ने, जिन्हें भारत में अपनी सत्ता फैलाने का और मौका मिल गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर डाला। इसने मराठों की बढ़ती ताकत को रोक दिया और भारत में एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी, जिसका फायदा उठाकर विदेशी ताकतें और मजबूत होती गईं। ये युद्ध भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय है। अब चलते हैं बंगाल की तरफ। साल था 1757 और लड़ाई थी प्लासी की। ये लड़ाई यार, असल में लड़ाई कम और धोखा ज्यादा थी, लेकिन इसका असर इतना बड़ा हुआ कि हिंदुस्तान का नक्शा ही बदलने लगा। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला जवान खून, गरम मिजाज, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मुखिया था रॉबर्ट क्लाइव, एकदम शातिर दिमाग। कंपनी बंगाल में अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी, किलेबंदी करना चाहती थी, और नवाब को ये बात पसंद नहीं थी। नवाब चाहता था कि कंपनी उसके नियमों का पालन करे, लेकिन कंपनी को तो अपनी मनमानी करनी थी। बस यहीं से ठन गई दोनों में। सिराज उद दौला की सेना क्लाइव की सेना से कई गुना बड़ी थी। कागज पर तो नवाब की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन क्लाइव ने लड़ाई मैदान में नहीं, दिमाग से लड़ी। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर। और भी कई बड़े अधिकारी थे जो अंदर ही अंदर कंपनी से मिल चुके थे। जब प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं, तो मीर जाफर और उसकी टुकड़ी ने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। सोचो, नवाब के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा तो बस खड़ा तमाशा देखता रहा। नवाब सिराज उद दौला को हार का मुंह देखना पड़ा और बाद में उसे मार दिया गया। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असली ताकत तो रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी। इस लड़ाई ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की शुरुआत कर दी। ये वो पहला कदम था जिससे कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बनने लगी। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों का हौसला इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने के सपने देखने शुरू कर दिए। तो भाई, ये लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने भारत की गुलामी की कहानी का एक अहम पन्ना लिख दिया था। प्लासी के बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं साल 1764 में बक्सर के मैदान में। अब देखो, प्लासी में तो अंग्रेजों ने धोखे से जीत हासिल की थी, लेकिन बक्सर की लड़ाई एक असली जोरदार टक्कर थी। इस बार अंग्रेजों के खिलाफ तीन बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी थीं। बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम को अंग्रेजों ने ही मीर जाफर के बाद नवाब बनाया था, लेकिन वो अंग्रेजों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने कंपनी की मनमानियों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसे हटा दिया।
बस मीर कासिम ने ठान ली कि अब अंग्रेजों को सबक सिखाना है। तो इन तीनों की मिलीजुली सेना बक्सर में अंग्रेजी सेना के सामने खड़ी थी, जिसकी कमान संभाल रहा था हेक्टर मुनरो। इस बार भारतीय सेना संख्या में भी ज्यादा थी और उनके हौसले भी बुलंद थे। लग रहा था कि शायद इस बार अंग्रेज हार जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों की सेना ज्यादा अनुशासित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे और उनकी लड़ाई की ट्रेनिंग भी अच्छी थी। लड़ाई काफी भयानक हुई, दोनों तरफ से खूब जोर आजमाइश हुई, पर आखिर में ब्रिटिश सेना की बेहतर रणनीति और संगठन के सामने भारतीय गठबंधन टिक नहीं पाया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार प्लासी से भी ज्यादा निर्णायक साबित हुई। बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद अंग्रेजों का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ गया। इस हार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार। सोचो, अब कंपनी के पास न सिर्फ व्यापार करने की ताकत थी, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके से लगान वसूलने का भी हक मिल गया था। इससे कंपनी के पास बेहिसाब पैसा आने लगा, जिससे उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बक्सर की लड़ाई ने सही मायनों में भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाल दी थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आजाद भारत की और उन युद्धों की जो हमें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ लड़ने पड़े। आजादी मिली 1947 में और साथ ही मिला बंटवारे का दर्द। और बंटवारे के तुरंत बाद ही 1947-48 में कश्मीर को लेकर पहला भारत पाक युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद मांगी। भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा की, लेकिन तब तक कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जो आज भी पीओके कहलाता है। ये वो पहली जंग थी जिसने दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट घोल दी, जो आज तक जारी है। इसके बाद 1965 में एक और बड़ा युद्ध हुआ। इस बार भी पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की और फिर लड़ाई बड़े पैमाने पर फैल गई। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि लाहौर तक पहुंचने की धमकी दे डाली थी। इस युद्ध में हमारे जवानों ने गजब की बहादुरी दिखाई। हालांकि युद्ध का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला और ताशकंद समझौते के तहत दोनों सेनाएं अपनी पुरानी जगहों पर लौट गईं। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा इसी युद्ध के समय गूंजा था, जिसने पूरे देश में जोश भर दिया था। फिर आया साल 1971। ये युद्ध सिर्फ भारत पाक युद्ध नहीं था, बल्कि इसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ मुक्ति वाहिनी संघर्ष कर रही थी और लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। भारत ने मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया और नतीजा एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। यह भारत की एक शानदार और निर्णायक जीत थी। और फिर 1999 में हुआ कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत उन घुसपैठियों को खदेड़ भगाया और अपनी जमीन वापस ली। ये युद्ध हमारे जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की गाथा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास के कुछ वो प्रमुख युद्ध जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश की सीमाओं को बदला, बल्कि हमारी तकदीर पर भी गहरा असर डाला। पानीपत की लड़ाइयों से लेकर कारगिल तक हर युद्ध अपने पीछे एक कहानी छोड़ गया है, बहादुरी की, धोखे की, जीत की और हार की भी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इन युद्धों के बारे में आपकी जानकारी और समझ दोनों बढ़ी होगी। हमारा मकसद सिर्फ आपको फैक्ट्स रटाना नहीं था, बल्कि इन घटनाओं के पीछे के कारणों और उनके परिणामों को समझाना था, ताकि आप इतिहास को बेहतर तरीके से महसूस कर सकें। अगर हाँ, तो भाई लोगों, कंजूसी मत करना, वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दो। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, पढ़ाई करने वाले ग्रुप्स में इसे शेयर कर दो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट वो लाल वाला बटन दबाकर घंटी भी बजा देना, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है यार। तो दिखा दो अपना प्यार। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए कमेंट में बताएं, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप जिस भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो या कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का टॉपिक जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।